हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। अपने चरमोत्कर्ष में यह कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। अपने चरमोत्कर्ष में यह उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। 1565 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इस नाम का आविर्भाव यहाँ स्थानीय देवी मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। चित्र 7.1 विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर दीवार के एक भाग। विजयनगर शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर की राजधानी हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। हम्पी की खोज। हम्पी की खोज। हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी के भग्नावशेष 1800 में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुजारियों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिसमें शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इस स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। कॉलिन मैकेंजी 1754 में ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे।
भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अभी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। चित्र 7.2 मैकेंजी और उनके सहायक। 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 यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तैलचित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाए गए प्रतिरूप है। यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तैलचित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाए गए प्रतिरूप है। यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तैलचित्र के किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाए गए प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है और इसे रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे उनका चपरासी सिन्हाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक हैं। मैकेंजी के बाईं ओर उनका दूरबीन थामे उनका चपरासी सिन्हाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक हैं। एक जैन पंडित दाईं ओर और उसके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया। एक जैन पंडित दाईं ओर और उसके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया। एक जैन पंडित दाईं ओर उसके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया। राय नायक तथा सुल्तान। राय नायक तथा सुल्तान। राय नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने द्वारा 1336 में की गई थी। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर के शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से व्युत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्कों से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने और आगे और विकसित किया। इन साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज का विकास देखा था। इन साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज का विकास देखा था। कर्नाटक साम्राज्यमु, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु का संज्ञा दी। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हुए समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूच के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। अच्छा,
इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के विकास को देखा था। इन क्षेत्र के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर का संरक्षण प्रदान किया था। तंजावुर मंदिर चोल और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर होयसाल कर्नाटक, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर चोल तमिलनाडु और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर होयसल कर्नाटक। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर चोल तमिलनाडु और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर होयसल कर्नाटक। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसा कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसा कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चित्र 7.3 तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार। गजपति का शासक शाब्दिक अर्थ में हाथियों का स्वामी होता है। हाथी घोड़े और लोग गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी विजयनगर की लोक परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है तथा रायों को नरपति या लोगों की स्वामी की संज्ञा दी गई है तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। शासक और व्यापारी चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों का स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनियमों में भाग लेते थे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों का स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनियमों में भाग लेते थे। यह व्यापारियों का स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, भी इन नियमों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए और ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता की। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता था। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण किया। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे और 1503 तक सत्ता में रहे। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेवराय तुलु वंश से ही संबंध था। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेवराय तुलु वंश से ही संबंध था।
कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया। 1512। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। 1514। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। 1514। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया। 1514। बीजापुर के सुल्तानों को दक्कन के सुल्तान अशोपति को बुरी तरह से पराजित किया गया था। 1520। बीजापुर के सुल्तानों दक्कन के अशोपति को बुरी तरह से पराजित किया गया था। 1520। बीजापुर के सुल्तानों को दक्कन के अशोपति को बुरी तरह से पराजित किया गया था। 1520। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को ही जाता है। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। उसने अपने मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की भी स्थापना की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेवराय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेवराय या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचों में तनाव उत्पन्न होने लगा। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचों में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदों के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदों के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राशि तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राशि तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राशि तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राशि तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राशि तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, कि युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी की तिरुपति के समीप से शासन किया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से शासन किया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। राजा और व्यापारी विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने शासन कला के विषय में अमुक्त मलयद नामक तेलुगु भाषा की कृति में लिखी। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने शासन कला के विषय में अमुक्त मलयद
नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने शासन कला के विषय में अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने शासन कला के विषय में अमुक्तमाल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ा की भली भांति देखभाल की जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है की भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों को जो हाथियों और अच्छे घोड़े का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। मानचित्र वन दक्षिण भारत लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी। दक्षिण भारत लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। 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 चंद्रगिरी, 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 चंद्रगिरी। तंजावुर, 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 तंजावुर। मदुरई, 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 मदुरई। मैसूर, 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 मैसूर। इकेरी, 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 इकेरी। चंद्रगिरी, तंजावुर, मदुरई, मैसूर, 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 इकेरी। उन आधुनिक राज्यों को चिन्हित कीजिए जो विजयनगर साम्राज्य के भाग थे। उन आधुनिक राज्यों को चिन्हित कीजिए जो विजयनगर साम्राज्य के भाग थे। 80% कर्नाटक, 80% आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 80% आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा यह अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों की सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने का गौरव महसूस किया। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतों दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने को इच्छुक थे। वास्तव में विजयनगर के शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने को इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित किया। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर किया। यवन संस्कृत भाषा का शब्द जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप से आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। यवन संस्कृत भाषा का शब्द जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। यवन संस्कृत भाषा का शब्द जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था।
राय तथा नायक। राय तथा नायक। राय तथा नायक। साम्राज्य की शक्ति। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो समानतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो समानतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश किया जाता था। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकारियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे किसानों, शिल्पकारियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों की एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। ये दल विजयनगर शासकों की एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप में अपना नियंत्रण किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राज्य के ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। इस कारण केंद्रीय राज्य के ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। चर्चा कीजिए। चंद्रगिरी, मदुरई, इकेरी, तंजावुर तथा मैसूर को चिन्हित कीजिए। चंद्रगिरी, मदुरई, इकेरी तथा तंजावुर, मैसूर को चिन्हित कीजिए। यह भी चर्चा कीजिए कि नदियों और पहाड़ों को ने किन मायनों में विजयनगर के साथ संचार को सरल अथवा बाधित किया। यह भी चर्चा कीजिए कि नदियों और पहाड़ों ने किन मायनों में विजयनगर के साथ संचार को सरल अथवा बाधित किया। यह भी चर्चा कीजिए कि नदियों और पहाड़ों ने किन मायनों में विजयनगर के साथ संचार को सरल अथवा बाधित किया। विजयनगर राजधानी तथा उनका परिप्रदेश। विजयनगर राजधानी तथा उनका परिप्रदेश। विजयनगर राजधानी तथा उनका परिप्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। चित्र 7.4 विजयनगर का नक्शा। 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 अनेगंदी, 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 अनेगंदी। तुंगभद्रा, 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 तुंगभद्रा। हम्पी, 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 हम्पी।
पवित्र केंद्र, 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 शाही 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 केंद्र, नगर, 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 केंद्रीय भाग, 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 अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, पवित्र केंद्र, हम्पी, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, पवित्र केंद्र, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर और केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग, अनेगंदी, तुंगभद्रा, हम्पी, पवित्र केंद्र, शाही केंद्र, नगर, केंद्रीय भाग। शहर के विषय में खोज, शहर के विषय में खोज, शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों को बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं जिनमें मंदिर को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों को बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों को बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्री ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दी कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रजाक नामक फारस के राजा का दूत, अफनासी निकीतीन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दी कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रजाक नामक फारस के राजा का दूत, अफनासी निकीतीन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इस बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दी कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रजाक नामक फारस के राजा के दूत, अफनासी निकीतीन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्दो बरबोसा, डेमिंग पेस तथा पुर्तगाल का फर्नोवो नुनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे के हैं। और दुआर्दो बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नोवो नुनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे के हैं। और दुआर्दो बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नाओ नुनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे के हैं। विशाल फैला हुआ शहर, विशाल फैला हुआ शहर, विशाल फैला हुआ शहर। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उदाहरण है। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उदाहरण है। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उदाहरण है। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा हूँ जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है, तथा कई स्थानों पर झीलें हैं, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। वहाँ से जो मैंने देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है, तथा कई स्थानों पर झीलें, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है, तथा कई स्थानों पर झीलें, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। क्या आप किसी शहर में ये अभिलक्षण देख सकते हैं? क्या आप आज किसी शहर में ये अभिलक्षण देख सकते हैं? क्या आप आज किसी शहर में ये अभिलक्षण देख सकते हैं? आपके विचार में पेश ने उद्यानों तथा जल स्रोतों के विशेष उल्लेख को क्यों चुना? जल संपदा, जल संपदा, जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट
ये पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। तुंगभद्रा से कृष्णा से नहीं, तुंगभद्रा से कृष्णा से नहीं। अच्छा, लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज का कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज का कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भवनावशेषों के बीच देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भवनावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्रों से शहरी केंद्रों को अलग करने वाली घाटियों को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटियों को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। किलेबंदी तथा सड़कें। अच्छा, हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था? कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। राजा ने एक जलाशय बनवाया, दो पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। राजा ने एक जलाशय बनवाया, दो पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद को एक छोटी नदी में मिलती है। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को गैर करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को गैर करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह। चित्र 7.5 राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। राजकीय केंद्र की ओर जाती एक कृत्रिम जल प्रणाली। किलेबंदियाँ तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालें जिनसे उन्हें घेरा गया था। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालें जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रजाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रजाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी शून्यकार थी। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी शून्यकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिनके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने
स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। और पेश कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने की दूरी बहुत है। जैसे खेत है जहाँ वे धान उगाते हैं, और कई उद्यान हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। और पेश कहता है इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं, और कई उद्यान हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच की एक कृषि क्षेत्र के साथ खोज निकाली। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साथ खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिससे तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। यह क्षेत्र व्यापक नहर प्रणाली द्वारा माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार से कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बात करना होता था। ये घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बात करना होता था। ये घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्ननगरों का निर्माण करवाते थे। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्ननगरों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रतीक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी में से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के संपर्क से हुआ। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से प्रवेश होने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई है। सड़कें समांतर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, और इनके दोनों ओर बाजार थे। चित्र 7.6 किलेबंद दीवार में बना एक प्रवेश द्वार। 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 इन दोनों प्रवेश द्वार। चित्र 7.7 एक गोपुरम। चित्र 7.7 एक गोपुरम। एक गोपुरम एक गोपुरम एक गोपुरम
एक गोपुरम, एक गोपुरम, एक गोपुरम, एक गोपुरम, एक गोपुरम, एक गोपुरम, एक गोपुरम। इन दो प्रवेश द्वारों के बीच समानताओं तथा विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। इन दो प्रवेश द्वारों के बीच समानताओं तथा विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। इन दो प्रवेश द्वारों के बीच समानताओं तथा विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। आपके विचार में विजयनगर के शासकों ने इंडो इस्लामी स्थापत्य के तत्व को क्यों अपनाया? आपके विचार में विजयनगर के शासकों ने इंडो इस्लामी स्थापत्य के तत्वों को क्यों अपनाया? आपके विचार में विजयनगर के शासकों ने इंडो इस्लामी स्थापत्य के तत्वों को क्यों अपनाया? शहरी केंद्र, शहरी केंद्र, शहरी केंद्र। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र या उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कें पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों से स्थापत्य से मिलता जुलता है। समान लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। समान लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः समान नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। सर्वेक्षण से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः समान नगर निवासियों के लिए भी पानी के स्रोत का कार्य करते थे। चित्र 7.8 उत्खनित पटरी का एक भाग, 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 उत्खनित पटरी का एक भाग। चित्र 7.9 चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, 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 चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। चित्र 7.10 विजयनगर में एक मस्जिद, 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 विजयनगर में एक मस्जिद। राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित है। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की भी संज्ञा दी गई पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित है। स्पष्टता मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। स्पष्टता मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने के प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। यह अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती। लगभग 30 संरचनाओं को पहचान महलों के रूप में की गई है। यह अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित है जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित है जबकि धर्मोत्तर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा, महानवमी डब्बा। इस क्षेत्र के कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया। इस क्षेत्र के कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और
साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा कहा जाता है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा कहा जाता है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच एक गली है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने के से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 1100 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों जैसे दशहरा उत्तर भारत, दुर्गा पूजा बंगाल तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महानवमा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिनों के हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा उत्तर भारत, दुर्गा पूजा बंगाल तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। कि महानवमी शाब्दिक अर्थ महानवमा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। नृत्य कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और राजाओं द्वारा राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहरे सांकेतिक अर्थ थे। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? क्या महानवमी डब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। राजकीय केंद्र में स्थित कई संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। विजय का एक भवन सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। सभा मंडप तथा महानवमी डब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। इन संरचनाओं में एक से एक के ऊपर एक दो मंच हैं। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य के में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज का सिंहासन खड़ा हुआ है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज का सिंहासन खड़ा हुआ है। मुकुट तथा राजकीय पायल चित्र 7.11 महानवमी डब्बा चित्र
7.11 महानवमी डिब्बा। चित्र 7.11 महानवमी डिब्बा महानवमी डिब्बा महानवमी डिब्बा महानवमी डिब्बा महानवमी डिब्बा। चित्र 7.12 महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्णित। चित्र 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 7.13 कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र। 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 खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया क्षेत्र में नहीं देखे जा सकते। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया क्षेत्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए, ये संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित थी। मेहराबों को ध्यान से देखिए, संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित थी। चित्र 7.13 तथा 7.15 की तुलना कीजिए। उन अभिलक्षणों की सूची बनाइए जो दोनों में है और साथ ही उनमें जो इनमें दोनों में से केवल एक में बने हैं। चित्र 7.14 में बनी मेहराब की तुलना चित्र 7.6 में बनी मेहराब से कीजिए। कमल भवन में 9 मीनारें थी, बीच में एक ऊंची तथा 8 उसकी भुजाओं के साथ साथ। कमल महल में 9 मीनारें थी, बीच में एक ऊंची तथा 8 उसकी भुजाओं के साथ साथ। छाया चित्र तथा खड़े चित्र में आप कितनी कितनी मीनारों को देख पाते हैं? यदि आप कमल महल का फिर से नामकरण करना चाहें तो क्या कहते हैं? चित्र 7.14 कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण। 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 कमल महल की एक मेहराब की सूक्ष्म चित्रण। कमल महल की एक मेहराब की सूक्ष्म चित्रण। कमल महल की एक मेहराब की सूक्ष्म चित्रण। चित्र 7.15 कमल महल की एक तस्वीर। 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 चित्र 7.16 का हाथियों का अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। हाथियों के 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 अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। हाथियों का अस्तबल का एक खड़ा रेखा चित्र। हाथियों का अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। हाथियों का अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। हाथियों का अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। चित्र 17.16 खा हाथियों का अस्तबल का एक नक्शा। नक्शा का संरचना एक समस्तरीय अवलोकन देता है। हाथियों का अस्तबल का एक नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। हाथियों का अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। हाथियों का अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। हाथियों का अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। हाथियों का अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। हाथियों का अस्तबल का नक्शा एक संरचना का समस्तरीय अवलोकन देता है। चित्र 7.17 कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल। 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 चित्र 7.18 हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला। 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 क्या आप नृत्य के दृश्यांशों को पहचान सकते हैं? क्या आप नृत्य के दृश्यांशों को पहचान सकते हैं? क्या आप नृत्य के दृश्यांशों को पहचान सकते हैं? आपके विचार में हाथियों और घोड़ों को पटलों पर क्यों चित्रित किया गया था? आपके विचार में हाथियों और घोड़ों को पटलों पर क्यों चित्रित किया गया था? आपके विचार में हाथियों और घोड़ों को पटलों पर क्यों चित्रित किया गया था? चित्र 7.19 मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिए। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन कमल महल। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन कमल महल। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन कमल महल। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने किया था। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। राजकीय केंद्रों के सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस कमल महल है, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी में के अंग्रेज यात्रियों ने किया था।
हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है कि यह परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय हजार राम मंदिर कहा जाता है। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय हजार राम मंदिर कहा जाता है। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिया गया कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिया गया कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं का निर्माण की परंपरा को जारी रखा। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। मदुरई के सभा मंडप के आंतरिक भाग के मेहराबों को ध्यान से देखिए। मदुरई के सभा मंडप के आंतरिक भाग के मेहराबों को ध्यान से देखिए। नायकों ने विजयनगर के शासकों की भवन निर्माण परंपराओं को जारी क्यों रखा? धार्मिक केंद्र, 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 धार्मिक केंद्र। राजधानी का चयन, राजधानी का चयन, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा करती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इस पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इन क्षेत्रों में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। इन क्षेत्रों में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राज के आदेशों पर समानतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। सभी राज के आदेशों पर समानतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था।
शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराना का रूप का प्रयोग भी करते थे। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराना का प्रयोग भी करते थे। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरतराना का प्रयोग भी करते थे। हिंदू सूरतराना शासक देवताओं से अपने गहन संबंध स्थापित करने के लिए लिए गए उपाधि। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ हिंदू सुल्तान। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा तथा जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे। गोपुरम और मंडप। चित्र 7.20 आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य। 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 गोपुरम और मंडप। गोपुरम और मंडप। गोपुरम और मंडप। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी शामिल है। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बहुना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बहुना प्रतीत कराते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने के संकेत देते थे। राय गोपुरम राजकीय प्रवेश द्वार था। 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 विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा। चित्र 7.21 विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा। 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 अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल है। 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 दो प्रमुख प्रवेश द्वार को काले रंग से भरा गया है। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया है। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता 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 है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागृहों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती प्रतीत होती है। नक्शे में दिए गए स्केल का प्रयोग कर मुख्य गोपुरम से केंद्रीय देवालय की दूरी नापिए। नक्शे में दिए गए स्केल का प्रयोग कर मुख्य गोपुरम से केंद्रीय देवालय की दूरी को नापिए। जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा रहा होगा? चित्र 7.22 चित्र 7.22 चित्र 7.22 चित्र 7.22 दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। राय गोपुरम स्तंभ वाले गलियारे। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप।
दैवीय विवाहों का आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप। मूर्तियाँ वाले स्तंभ का रेखा चित्र। चित्र 7.10 मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र। 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 ये संभवतः शासक की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की भी याद दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, में सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय उसे ही दिया जाता है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था केंद्रीय देवालय पूरे परिसर में एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। इनमें कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। यहाँ प्रसिद्ध के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। यहाँ के प्रसिद्ध प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप हैं। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है, जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं का आत्मसात किया। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है, जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधे रेखा में जाती है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से एक सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिन्हें में व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा और उसे अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर के निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। चित्र 7.24
विठल मंदिर का रथ विष्णु भगवान। चित्र 7.24 विठल मंदिर का रथ विष्णु भगवान। विठल मंदिर का रथ, 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 विठल मंदिर का रथ। क्या आपको लगता है वास्तव में इस प्रकार के रथ बनाए जाते होंगे? चित्र 7.25 जिंजी का झूलता मंडप। जिंजी का झूलता मंडप, 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 जिंजी का झूलता मंडप। चित्र 7.26 मदुरई के नायकों द्वारा बनवाए गए एक गोपुरम। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाए गए एक गोपुरम। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम। मंदिरों के नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम। महलों मंदिरों बाजारों का अंकन। महलों मंदिरों बाजारों का अंकन। महलों मंदिरों बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ नक्शे संरचनाओं के बड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां यहाँ सब कैसे खोजा गया। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ नक्शे संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां यह सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारियों को एक साथ जोड़ा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्व के संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्व के संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में मान्यता मिली। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीक से देखते हैं, यह है मानचित्र का निर्माण। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीक से देखते हैं, यह मानचित्र का निर्माण। इसका पहला चरण था। संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर के रूप में इंगित किया गया। इसका पहला चरण था। संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों समूह में बांटा गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्ग समूह में बांटा गया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों और छोटी इकाइयों में बांटा गया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम के किए गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे। इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया और उनका प्रलेखन भी किया गया। इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया और उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवन थे, उसका बस अब यही कुछ बचा हुआ है। एक समय जो बाजार जीवन थे, उसका बस अब यही कुछ बचा है। विजयनगर। चित्र 7.27 विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र ऊपर दाएं। 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 अंग्रेजी के वर्णमाला का कौन सा अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया था? आई। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया था? आई। चित्र 7.27 वर्ग एन दाएं। 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 चित्र 7.29 चित्र 7.28 का वर्ग एन एम। 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 किसी एक मंदिर को पहचानिए। दीवारों
दीवारों, एक केंद्रीय देवालय तथा मंदिर तक जाने वाले रास्तों के अवशेषों को देखिए। किसी एक मंदिर को पहचानिए। दीवारों, एक केंद्रीय देवालय तथा मंदिर तक जाने वाले रास्तों को देखिए। मानचित्र पर उन वर्गों का नाम लीजिए जिनसे मंदिर का नक्शा स्थित है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा यह याद करना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों की अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और चमकदार चटकीले रंगों से चित्रित थे। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और चमकदार चटकीले रंगों से चित्रित है। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। चित्र 7.30, चित्र 7.29 में मंदिर का एक नक्शा। चित्र 7.30, चित्र 7.29 में मंदिर का एक नक्शा। गोपुरम, सभागारों, स्तंभावलियों तथा केंद्रीय देवालय को पहचानिए। गोपुरम, सभागारों, स्तंभावलियों तथा केंद्रीय देवालयों को पहचानिए। गोपुरम, सभागारों, स्तंभावलियों तथा केंद्रीय देवालय को पहचानिए। बाहरी प्रवेश द्वार से केंद्रीय देवालय तक पहुंचने के लिए आप किन भागों से होकर गुजरेंगे? बाहरी प्रवेश द्वार से केंद्रीय देवालय तक पहुंचने के लिए आप किन प्रवेश भागों से होकर गुजरेंगे? बाजार, बाजार, बाजार। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटी मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक और हीरे और पन्ने और मोती और छोटी मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ कई सामान घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है जहाँ बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेब, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। और समान रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है जहाँ बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सैन, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे और जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फरनाओ नुनिज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते हैं। फरनाओ नुनिज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नुनिज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नुनिज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ बिस्नक विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। बिस्नक विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। बिस्नक विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। विजयनगर को बिस्नक भी कहा जाता है। 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 उत्तरों की खोज में प्रश्न। उत्तरों की खोज में प्रश्न। उत्तरों को खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया।
सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। तो उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनके अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। यदि हम उनके अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रसारदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रसारदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि समान पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि समान पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। क्या उसकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इस विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान किया था। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। कृष्णदेव राय परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर की गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक एक शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। स्वाभाविक एक शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। स्वाभाविक एक शासक अपने आप को इसी रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। और इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था। भवनों के नक्शे कौन बनाता था। राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहाँ से आते थे। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था। उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे। निर्माण गतिविधियों का निरीक्षण कौन करता था। निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भावनाओं या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सके। चित्र 7.32 रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग। रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग। रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग। रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग। रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग। रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग। रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग।